हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। मैं अरविंद सिद्धांत। आज के इस लेक्चर में हम पेपर का डिस्कशन कराएंगे। पेपर जो यूके ट्रिपल एसी का जो लेवल होता है, ठीक है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, एक अभ्यास कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और उस अभ्यास कार्यक्रम में क्या होता है कि 50 क्वेश्चंस का रोज सेट होता है, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ठीक है, मैथ, रीजनिंग्स, जीएस, कंप्यूटर्स और करंट्स का पार्ट होते हैं। तो 50 क्वेश्चंस का रोज सेट होता है, जिसे टेस्ट देना होता है। और फिर क्या होता है कि 1 घंटे का इसका प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाता है। इस टेस्ट सीरीज का, इस अभ्यास कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक स्टूडेंट अपना लेवल को सुधार सके और एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सके। वास्तव में होता क्या है कि कोई स्टूडेंट है, वो क्या है कि 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है, बट उसे पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। वह अनावश्यक चीजों को पढ़ लेता है, वह मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ पाते। दूसरा टाइप का क्या है कि पढ़ता भी है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और उसके माइंड से स्लिप कर जाता है, यानी अंडर प्रेशर को वो झेल नहीं पाता है। तो इन्हीं सभी खामियों को दूर करने के लिए यह अभ्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ठीक है, जहां पर क्या होगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को, ठीक है, सुधार कर पाएंगे। अपने नेगेटिव मार्किंग को किस प्रकार से टैकल करना है, ठीक है, उनको यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ ही, ठीक है, कि चीजें जितनी बार गलत होती है, ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो उसको अगर आप सुनते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और इसके साथ ही, ठीक है, क्योंकि सुना हुआ चीज और विजुअलाइजेशन वाली चीजें क्या होती है, हमारी मेमोरी में सेट हो जाती है। तो आप कंटिन्यू जब इस प्रकार के पेपर को सॉल्व करेंगे तो पेपर में जब एग्जाम में आप जाएंगे, ठीक है, टेस्ट मतलब जब पेपर देने के लिए जब जाएंगे तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा, वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके विकल्प को देखिए, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। यहां परिमाणवाचक क्रिया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, परिमाणवाचक का मतलब होता है क्वांटिटी से, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी है। तो यहां पे क्वांटिटी का रिलेशन देखिए क्या है, ऑप्शन सी में इतना। इतना कहने से हमें यह तो पता नहीं चलता है कि कितना है, ठीक है, लेकिन इतना पता चल पा रहा है कि हाँ, वह कहीं ना कहीं मात्रा है, ठीक है, वह क्वांटिटी को दिखा रहा है। जबकि सर्वदा, सर्वत्र, ठीक है, ये क्या है कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा हमारा, इतना हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, ठीक है, हथियाना में कौन सी क्रिया है। इसके विकल्प पे आएंगे तो देखिए पहला विकल्प है प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक का मतलब होता है वैसा क्रिया, ठीक है, जहां क्या होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, जहां से हमें प्रेरणा, ठीक है, जहां से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा हमें 2 प्रकार से मिलती है, एक सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, एक अदर मोटिवेटेड होते हैं। तो यहां पर क्या है कि जिस वाक्य में, ठीक है, ना, आना जैसे शब्द होते हैं, उसका क्या हो जाता है, वो मोटिवेशन की क्रिया में आते हैं, वह प्रेरणार्थक हो जाएगा। लेकिन हथियाना शब्द जो है, ठीक है, वह निगेटिव के सेंस में जा रहा है, इसलिए भाव के आधार पर हथियाना गलत विकल्प है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त। संयुक्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है जोड़कर बना हुआ शब्द। तो यहां जोड़कर बना हुआ शब्द नहीं है हमारा। फिर है हमारा अनुकरणात्मक। तो यह हथियाना, ठीक है, जो नेगेटिव भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह क्या होगा हमारा, अनुकरणात्मक होगा, ठीक है। फिर है तीसरे नंबर प्रश्न में है कि अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। विशेषण विकल्प में देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा तो शो कर रहा है, क्योंकि छोटा बड़ा बोलने से हमें किसी की विशेषता को पता चलता है। विशेषण क्या है, तो जो शब्द, ठीक है, जो शब्द संज्ञा और विशेषण की क्या बताता है, विशेषता को बताता है। तो यहां छोटा बड़ा तो कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दिखा रहा है, हरा पीला रंग को दिखा रहा है, 2 3 संख्या को दिखा रहा है। लेकिन राम लक्ष्मण कहने से किसी की विशेषता का पता नहीं चलता है, जबकि राम अपने आप में एक नाम है और लक्ष्मण भी अपने आप में नाम है। इसलिए राम लक्ष्मण को किसकी कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, संज्ञा की कैटेगरी में रखेंगे, ना कि विशेषण की कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए हमारे यहां से नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4 है, कहता है भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो देखिए भयभीत होना जो होता है वह होता है कलेजा धक धक करना। तो कलेजा धक धक करना का भावार्थ जो क्या निकलता है? डर जाना, भयभीत होना। ठीक है, फिर है 5 नंबर में कहता 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तो जब हमें बहुत ज्यादा तारीफ करनी होती है, यानी आवश्यकता से अधिक तारीफ करने की जब बात आती है तो हम क्या बोलते हैं? 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो देखिए यहां पे विकल्प में आते हैं तो ऑप्शन सी जो है आपका वह है जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। ठीक है, तो इसका 5 नंबर का क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर 6 नंबर में आइए, देखिए 6 नंबर में कहता है तितली उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो तितली उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं वह है आपका अज्ञय जी। ठीक है, तितली उपन्यास के कौन है? हमारा अज्ञय जी है। अगर अज्ञय की बात करते हैं तो देखिए अज्ञय को, ठीक है, अज्ञय जी को क्या है कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करते हैं इन्हें कि अज्ञय जी को, ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है? तो 1978 में मिलता है। और किस साहित्य के लिए मिलता है? तो इनके साहित्य का नाम था कितनी नाव में कितनी बार पर। ठीक है, याद रखेंगे, कितनी नाव में कितनी बार पर। और साहित्य अकादमी के लिए इन्हें 1964 में मिलता है। और किस पुस्तक के लिए मिलता है? तो वह था आंगन के पार द्वार पर। तो अज्ञेय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और जिन्हें साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो तितली उपन्यास यहां क्या हो जाएगा? हमारा अज्ञेय हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर में है माटी हो गई सोना, गद की विद्या क्या है? माटी हो गई सोना। चलिए इसके एक एक विकल्प पे आते हैं हम लोग। पहला विकल्प है संस्मरण। संस्मरण का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइफ का वह घटना जिसे हम लोग याद के रूप में करते हैं। तो लेखक जो होते हैं अगर उनके लाइफ का, उनके जिंदगी का कुछ ऐसा पार्ट जिसे वह मेमोरी के रूप में देखते हैं और उसी चीज को जब वो क्या करते हैं कि साहित्य में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र का मतलब होता है कल्पनाशील, यानी जब हम इमेजिन करके किसी चीज का, ठीक है, उनको किसी पुस्तक में लिखते हैं तो वह हमारा हो जाता है रेखा चित्र। लघु कथा का मतलब क्या होता है? लघु कथा का मतलब होता है कि उसमें कोई पात्र होगा कहानी में और वह शॉर्ट स्टोरी होगा, तो वह हो गया हमारा लघु कथा। और जीवन वृत्तांत क्या है? तो किसी व्यक्ति के होल लाइफ यानी संपूर्ण जिंदगी का जो उन्होंने फील किया हो, महसूस किया हो, उनको जब साहित्य में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा जीवन वृत्तांत कहलाता है। तो यहां पर देखिए माटी हो गई सोना क्या है? संस्मरण है, यानी लेखक का, ठीक है, किसी क्षण का मेमोरी है जिसे उन्होंने क्या किया है? साहित्य में लिखा है। फिर 8 नंबर प्रश्न संख्या 8 में आइए, देखिए कहता है कि आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? ठीक है, आवेदित, फिर से देखें प्रश्न संख्या, आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का आवेदन किया जाता है? तो यहां पर फॉर्मल लेटर को लिखा जा रहा है, यानी कार्यालय में, ठीक है, आप किसी ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है जैसे कि कलेक्ट्रेट में डीएम बैठे हुए हैं या जो कोई डिपार्टमेंट है, कोई सिंचाई डिपार्टमेंट है, ठीक है, सिंचाई विभाग है, तो सिंचाई विभाग के हेड को लिख रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? माननीय महोदय, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। तो यहां पर देखिए विकल्प में आपका क्या है कि माननीय महोदय, ठीक है। ऑफिशियल में हम लोग जब आवेदन करते समय आवेदन क्या करेंगे? माननीय महोदय करेंगे, ठीक है। बाकी भव दिए, प्रार्थी, ये कहां पर लिखते हैं? तो अंत में लिखते हैं। और पूज्य किसे लिखते हैं? तो जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, जैसे कि पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, ठीक है, वहां पर हम लोग पूज्य शब्द से उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए इसका विकल्प पे आते हैं, कहता यह एक गंभीर समस्या है, ठीक है। विकल्प 2 में है मुझे बड़ी भूख लगी है, फिर है मैंने राम से पूछा और वह घर गया। तो देखिए यहां जो भूख होती है
भूख कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जब भूख लग गया इसका मतलब भूख लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि भूख बहुत बड़ा है तो हम 2 किलो चावल खा जाएंगे या 1 किलो आटे की रोटी खा जाएंगे, ठीक है। भूख का मतलब होता है भूख, तो भूख कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती है। तो हिंदी साहित्य में, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में भूख को बड़ा या छोटा से परिभाषित नहीं किया जाता है। तो इस वजह से, ठीक है, 9 प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी जो है वह क्या हो गया हमारा, अशुद्ध हो गया। 10 नंबर में आइए, कहता मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित व्यक्ति हैं। पहले मिश्रित वन खेती के पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। यह प्रश्न उत्तराखंड से है और उत्तराखंड में क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि पर्वतीय राज्य है, तो यहां पर सिंचाई के साथ यानी कि खेती के साथ साथ, ठीक है, पशुपालन भी साथ साथ करना, ठीक, क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। यानी हम कृषि भी करेंगे और उसके साथ साथ पशुपालन का भी काम करेंगे, ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। तो देखिए मिश्रित वन खेती का जो मॉडल दिया है वह किसने दिया है, जगत सिंह जंगली ने दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अधिकांश जो खेत जंगल है, ठीक है, वो वन आधारित कृषि होती है, इसलिए उन्होंने पशुपालन को भी फोकस किया। और विकल्प में देखिए और है कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह जो थे उन्होंने उन जो कॉन्सेप्ट दिया था वह था उनका मैत्री आंदोलन, ठीक है। और मैत्री आंदोलन क्या था, तो मैत्री आंदोलन था कि जब कोई लड़की का जब विवाह हो जाता है, ठीक है, तो वह क्या करते हैं कि अपने मायके में एक पेड़ को लगाते हैं और उनका यह मानना है कि जिस प्रकार से हम पेड़ को लगाते हैं, ठीक है, पेड़ फलता फूलता है, ठीक उसी प्रकार से बेटी का घर भी क्या होगा, फलेगा फूलेगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है, अधिक से अधिक फॉरेस्ट, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, यानी कि पेड़ों का डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको एक कथा से जोड़ दिया गया है और इस वजह से यहां पे क्या होगा कि वनों की सघनता अधिक होगी। तीसरा नंबर में देखिए सुंदरलाल बहुगुणा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो कौन थे, तो पर्यावरणविद थे, ठीक है। इनकी जो भूमिका थी, टिहरी डैम के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया था, आवाज उठाया था और इन्होंने, ठीक है, चिपको आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका थी। तो मिश्रित वन खेती मॉडल कौन हो जाएगा हमारा, जगत सिंह जंगली हो जाएगा। फिर आता है झगुली क्या है। तो देखिए झगुली जो होता है वह वस्त्र होता है, यानी कि जो कपड़े पहनते हैं वह झगुली होता है। वास्तव में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहनने वाले वस्त्रों को यहां पर क्या बोला जाता है, झगुली बोला जाता है। तो यहां पर देखिए विकल्प में बच्चों का वस्त्र, ठीक है, वह क्या कहलाता है, झगुली कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 में आएंगे। देखिए कहता है देहरादून का घपीला किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यह इस रीजन में, ठीक है, देहरादून की अगर बात करते हैं तो देहरादून में मुख्य रूप से, ठीक है, अगर खनिज की दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहां पे जिप्सम पाया जाएगा, डोलोमाइट पाया जाएगा, खड़िया पाया जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर पाया जाएगा। लेकिन अगर घपीला क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या चीज का निक्षेप है, किस चीज का भंडार है, तो वहां जिप्सम का भंडार है। तो यहां देहरादून का घपीला क्या हो जाएगा हमारा, जिप्सम का उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं। तो देखिए मिट्टी का महादेव जो है, ठीक है, ये शिव चंद को कहते हैं, ठीक है। मिट्टी का महादेव किसे कहेंगे, शिव चंद को कहेंगे। फिर कहता है कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था। तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त की अगर बात करते हैं तो इन्होंने चंद शासक ने सबसे पहले यहां पर भूमि को क्या किया था, बंदोबस्त करने का कार्य प्रारंभ किया था। अगर हम इंडियन हिस्ट्री से इसे कोरिलेट करते हैं तो वहां पर, ठीक है, पहला बंदोबस्त किसके समय में होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है, जिन्होंने क्या किया था, रैयतवारी, ठीक है, प्रथा को चालू किया था। और यह प्रथा कहां पे चालू हुई थी, यह प्रथा हमारा बंगाल वाले रीजन में, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, बिहार वाले रीजन में, यानी कि यहां तक कि जो बनारस का जो रीजन है, ठीक है, बनारस तक जो व्यवस्था थी वह कैसा था, रैयतवारी व्यवस्था थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुमाऊं का प्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है, ठीक है। तो कुमाऊं साहित्य के, यानी कि उत्तराखंड के अगर हिस्ट्री को देखा जाए, एनिशिएंट हिस्ट्री को अगर बात करते हैं तो कुमाऊं का जो पहला शब्द दिखता है, कहां पर उल्लेख मिलता है, तो वह है हमारा आईने अकबरी में, ठीक है। आईने अकबरी में कुमाऊं का उल्लेख मिलता है। हाँ, जहांगीर नामा में भी कुमाऊं का उल्लेख मिलता है, लेकिन, ठीक है, कालानुक्रम की दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो आईने अकबरी में पहले मिलता है। तो हमारा 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कहता है उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जो 10 साल में कितना जनसंख्या यानी कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, कितना जनसंख्या बढ़ा, उसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। तो इसका है 18.8% जो है वह दशकीय जनसंख्या वृद्धि बढ़ा है। ठीक है, अभी 2021 में नया डाटा आएगा। ठीक है, और फिर उस डाटा के आधार पर यह डाटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हम लोगों ने यह डाटा दिया है यह किसके आधार पर दिया है, 11 के आधार पर बनाया है। फिर हिस्वनी जलप्रपात कहां पे स्थित है। ठीक है, तो हिस्वनी जलप्रपात जो है वह अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखिए, कहता है टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो टेम्पल टाइगर जो थे वह जिम कार्बेट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि जिम कार्बेट में शेरों की आक्रामकता की स्थिति को इन्होंने, ठीक है, उस किताब में, उस पुस्तक में वर्णित किया है। प्रश्न संख्या 19 में है कि 1000 गायों को दान करने वाला शासक कौन था। तो 1000 गायों को कौन दान करेगा, तो जगत चंद जो है वह क्या करेगा, 1000 गाय को दान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा मैथ रीजनिंग के सेक्शन से है। क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो रेट है, रेट कितना है, 12% है। और यहां पर, ठीक है, एसआई कितना दिया गया है, तो एसआई है हमारा 1080 रुपया दिया गया है। ठीक है, और यहां पे जो मूलधन है वो, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, ये तो 3000 रुपए है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग, ठीक है, यानी एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपन 100 हो जाता है। यहां से हम लोग T निकाल लेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपन P इंटू आर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग पुटअप कर देंगे वैल्यू 1080 गुना 100 और अपन क्या हो जाएगा 3000 और गुना 12। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो यहां कट गया, 1 जीरो यहां कट गया। अब 12 से काटेंगे तो 12 नमा 108 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितना निकल गया हमारा, 3 इयर्स। तो यह कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष हो जाएंगे इसका आंसर। फिर आइए 21 नंबर में आइए। देखिए 21 नंबर में क्या बोलता है, कहता है यदि A बराबर B का 4%, ठीक है, A बराबर क्या है, B का 4 इंटू 5 है। ठीक है, और B बराबर क्या है, तो B बराबर है C का 5/2। तो देखिए यहां हम लोग जो B का वैल्यू है, ठीक है, इसमें ये वाला वैल्यू इसको पुटअप कर देते हैं। तो यहां A बराबर हो जाएगा C इंटू 5/2 और इंटू 4/5। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में C को A के नीचे लाते हैं। A अपन C बराबर 5/2 इंटू 4/5। 5 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 अपन 1, यानी क्या A अनुपात C कितना हो गया, 2:1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर में आइए। देखिए 22 नंबर में क्या है, यहां एक सीरीज दिया है 5, 6, 15, ठीक है, डैश 89 और 170। यहां पर क्या है, 5 है तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9 और 9 और 6 कितना, 15 हो जाएगा। फिर 15 का स्क्वायर 15 और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 और 15 क्या, 40। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और देख लेते हैं 40 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 40 बराबर 89, यानी यहां पर क्या आएगा हमारा, 40 आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 में देखिए, कहता है संख्या 1 2 3 4 ... 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम लोग केवल क्या ध्यान देंगे, लास्ट वाले डिजिट पर ध्यान देंगे। ठीक है, कि लास्ट वाला डिजिट हमारा
क्या है। देखिए लास्ट वाला डिजिट है 100, इस 100 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में, तो 20 बार में कट जाएगा हमारा। फिर जो आएगा उसको अगेन हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि पूरा पूरा डिविजिबल ना हो जाए या 5 से कम ना आ जाए। तो देखिए 5 4 जा 20, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब जो यहां पे बचा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 प्लस 4 बराबर कितना, 24। तो अगर शून्यों की संख्या निकालना आएगा तो हम 5 से भाग देकर, ठीक है, क्या करेंगे, शून्य की संख्या निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारा 24 आएगा हमारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। यहां देखिए 24 वाले प्रश्न में देखिए 24 वाला में क्या है कि एक सीरीज है, ठीक है, और इस सीरीज को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। W x a x a w a, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं, जो विकल्प है उसको हम लोग पुट अप करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक विकल्प दे रखा है यहां पे, पहला विकल्प है a x a w x a, ठीक है। दूसरा विकल्प है a w a x x, तीसरा विकल्प है हमारा a w w x x, और चौथा विकल्प है हमारा WA W X X, ठीक है। हम किसी भी विकल्प को, ठीक है, यहां पे फिल करते हैं और फिल करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वह सीक्वेंस पूरा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम C को उठाते हैं और यहां पे हम डालते हैं WA है, A डालेंगे, W डालेंगे, ठीक है, फिर अगेन W डालेंगे, फिर X डालेंगे, फिर X डालेंगे। यहां एक सीक्वेंस पूरा कर रहा है WAX 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 WAX। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। 25 में कहता है कि 3 मित्र हैं, ए है, ठीक है, बी है और सी है। इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो ये 20 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। और फिर एक कि ए और बी है, इनकी औसत आयु 19 वर्ष है, तो 19 गुना 2 बराबर 38। अब कहता है तो सी की आयु क्या है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 10 में 8 गया 2 और 5 में 3 गया 2, तो सी की आयु क्या हो जाएगी हमारी 22 वर्ष है, ठीक है। फिर से समझे कि यहां 3 मित्र ए बी सी, इनकी औसत आयु कितना है 20 है। तो जितना मित्र दिया गया है अगर औसत निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। यहां क्या है 2 ए और बी, तो उनका औसत 19 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूना 38। अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो माइनस करेंगे वह हमारा तीसरा का एज निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे 22 दिया है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। फिर कहता है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 में 26 में आएंगे। 26 में कहता है कि 100 से कम, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से अगर 100 तक की बात करें तो यहां पे, ठीक है, एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा। इवन नंबर 50 होगा, ऑड नंबर 50 होगा, ठीक है। यानी 1 से 100 तक के बीच में 50 सम संख्या होगी और 50 ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। अब कहता है विषम संख्याओं का औसत। अगर विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो जो n होता है वही हमारा उसका विषम संख्याओं का औसत हो। n बराबर 50 है तो हमारा विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 50, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 में देखिए यहां कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न जो होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है, तो बहुत फोकस करने वाली चीजें हैं। कथन में क्या है कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, ध्यान देंगे, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ मेहनती लोग
प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। तो देखिए निष्कर्ष दो है कि सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं, इसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी सरकारी कर्मचारी हो भी सकते हैं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। और पहला निष्कर्ष है कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ ही है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, यानी कि 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 28 नंबर प्रश्न में आइए। 28 नंबर में कहता है कि 100 खिलाड़ी है, ठीक है, और इसमें क्या है कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेल रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। देखिए तो यह वेन आरेख का प्रश्न है। यह जो है हमारा, यह क्रिकेट का है, हो गया। यह जो है हमारा फुटबॉल का हो गया, और यह जो है हमारा हॉकी का हो गया, ठीक है। यहां ये 25 है, 10 है, 5 है, 20 है, 12 है, 15 है और 13 है, ठीक है। अब कहते हैं कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं, लेकिन ठीक है वह क्या नहीं खेलते, वह क्रिकेट नहीं खेलते। तो देखिए 15 जो है, ठीक है, 15 जो है आपका वह हॉकी भी खेल रहे हैं और आपका फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15 हो जाएगा, यानी 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 29 में आइए। 29 में कहता है पी जो है वो 35 घंटे की यात्रा करता है, वह आधा यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर करता है और बाकी की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो कुल दूरी बताना है, यानी क्या है, हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया, डी मान लिया। तो डी का हाफ यानी d/2, और यहां पर भी डी का हाफ यानी d/2, और ये दोनों प्लस बराबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो यहां पर कितना करता है, 35 किलोमीटर कर रहा है, यानी d/2, और अपन क्या हो जाएगा 35, और यहां पर क्या हो जाएगा d/2 अपन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 35, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1200 किलोमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 1200 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, 30 नंबर प्रश्न में आइए। तो कहता है सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। सबसे पहले यहां जानेंगे सुचालक क्या है, ठीक है। सुचालक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें, ठीक है, करंट्स और जिसमें हीट इजीली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, वैसे पदार्थ को ही हम लोग सुचालक कहते हैं। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है हमेशा उच्च होती है, ठीक है, अत्यधिक उच्च कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा सुचालक में उच्च होता है, जबकि कुचालक में यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अत्यधिक उच्च और अत्यधिक कम कभी भी फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो या इस प्रकार से, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो जब भी होगा तो बहुत यानी कि ज्यादा होगा, कम या तो कम होगा, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं होता है। तो यहां गुड कंडक्टर्स में उच्च हो जाते हैं, बैड कंडक्टर्स में कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आइए। कहता है लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज होती है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर की जो ऊंची आवाज होती है किसकी वजह से होती है, आयाम की वजह से होती है। तो समझेंगे आयाम है क्या, एम्पलीट्यूड है क्या, ठीक है। तो देखेंगे यह वेव से, ठीक है, तो जितनी ऊंचाई पर, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये कवर करता है वही इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी जितना हाइट होगा वेव्स का वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो आवाज, यहां लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज किस बात पे निर्भर करेगी, उसकी आयाम पर निर्भर करेगी। तो यह हो जाएगा हमारा आयाम, ठीक है। अगर बात साउंड की करते हैं, ठीक है, तो साउंड पे, ठीक है, किसका किसका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, टेम्परेचर का प्रभाव, ठीक है, साउंड पे,
ह्यूमिडिटी का प्रभाव, ठीक है, इसके अतिरिक्त साउंड पे एयर का प्रभाव, टेम्परेचर का साउंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुआ, ठीक है, यानी कि नमी की मात्रा ज्यादा हुई तो ध्वनि काफी दूर तक सुनाई पड़ेगी। यही कारण है, ठीक है, कि सर्दियों के दिनों में ट्रेन की, रेल की आवाज क्या होती है, इसकी सीटी बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर कम की कंडीशन होती है तो क्या होता है कि आवाज कम दूर तक सुनाई पड़ती है। हवा की बात करते हैं तो हवा ध्वनि को प्रभावित करती है। तेज हवा बहती है तो ध्वनि की कंपन की मात्रा कम होने से कम सुनाई पड़ती है। शांत की कंडीशन होती है तो ध्वनि ज्यादा सुनाई पड़ती है, ठीक है। फिर कहता है मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है। तो देखिए मनुष्य का जो रक्तचाप है वह किससे मापेंगे हम लोग, ब्रोंकियल धमनी से मापेंगे, ठीक है। किससे मापेंगे, ब्रोंकियल धमनी से। अगर शरीर की बात करें तो शरीर में, ठीक है, टोटल जो होते हैं 240 प्रकार के धमनी होते हैं। और धमनी का मुख्य काम क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट होता है वहां से ब्लड को, ठीक है, क्या करता है कि सभी कोशिकाओं को तक पहुंचाता है। तो जो हृदय होता है वह रक्त को प्यूरिफाई का काम करने का काम करता है। तो जिस नली से होकर, ठीक है, ब्लड फ्लो होता है वही धमनी हमारी क्या कहलाती है, ब्रोंकियल धमनी कहलाता है। ठीक इसके विपरीत कि सभी अंगों से जो दूषित ब्लड होते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए जब हार्ट पर, हृदय तक ले जाते हैं तो जिन शिराओं से ले जाते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल शिरा कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए विकल्प डी में है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी किसे कहेंगे कि कोरोनरी धमनी में अत्यधिक वसा जम जाने के कारण, ठीक है, क्या आता है, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हार्ट अटैक आने की संभावना किस धमनी से संबंधित है, कोरोनरी धमनी से है, ठीक है। 33 में आइए, 33 में कहता है ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, ठीक है। तो ध्वनि की पिच का निर्धारण जो होती है किससे होगा, तो उसके आवृत्ति से होता है कि यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसके पिच जो है उस बात पर निर्भर करेगी। फिर कहता है सहाना ए मंडी क्या था, तो सहाना ए मंडी था, यह खद्यान बाजार था। वास्तव में देखिए सहाना ए मंडी जो है, ठीक है, यह एक अलादीन खिलजी के समय का, ठीक है। अलादीन खिलजी जब क्या करते हैं कि अपनी सेना को, ठीक है, जब भारत में लाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की भोजन की समस्या ना हो और उनके परिवार को भी खाद्यान्न की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने एक बाजार व्यवस्था लाता है सैनिकों के लिए, ताकि वो इजिली, ठीक है, वहां पर जाके क्या कर सके, परचेज, खाद्यान्न को परचेज कर सके और अपने परिवार को पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो यहां पर सहाना ए मंडी किसके द्वारा लाया जाएगा, अलादीन खिलजी के द्वारा लाया जाएगा। और किस चीज के लिए लाया जाएगा, तो खाद्यान्न भंडार के लिए लाया जाएगा। और स्पेसिफिक रूप से किसके लिए लाएगा, अपनी सैनिकों के लिए लाएगा। और उनका मानना था कि अगर सैनिक हमारी सशक्त होगी तो ही हमारा साम्राज्य क्या होगा, ज्यादा दिनों तक चल पाएगा, ठीक है। तो यह 34 का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, खाद्यान्न बाजार। 35 में आते हैं। 35 कहता है हुलिया और दाग की प्रथा का रिकॉर्ड रखा जाता था। देखिए यह भी, ठीक है, यह भी अलादीन खिलजी के समय की स्थिति आती है। और यह क्या था कि उस समय क्या था कि जितने भी सैनिक होते थे तो उनका कोई बायोमेट्रिक नहीं होता था, यानी कि बायोमेट्रिक के रिकॉर्ड को रखने के लिए, ठीक है, कि सैनिकों के आंख, नाक, कान यानी शारीरिक बनावट और उसके रंग के आधार पर ही सैनिकों की पहचान होती थी, ठीक है। क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं होते थे, बायोमेट्रिक नहीं होते थे, ठीक है। तो इस वजह से हम सैनिकों को किस प्रकार से पहचानेंगे, यदि कोई सैनिक भाग गया या कोई सैनिक भ्रष्टाचार में लिप्त या कोई सैनिक विद्रोह कर दिया तो उसको किया जा सके, पकड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था अपनाया। ठीक इसी प्रकार उन्होंने घोड़ों को भी, ठीक है, कि कौन से घोड़े मर गए या कितने घोड़े बीमार हो गए या युद्ध में कितनी की स्थिति खराब हो गई, ठीक है, उनकी स्थिति का ठीक ठीक नाप जोक रखने के लिए ही उन्होंने हुलिया और दाग की प्रथा को अपनाया था, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने एक मंत्रालय, उनके लिए एक विभाग बनाया था, ठीक है। और उस विभाग को, यानी कि सैनिक कमांडर जो होते थे उन्हीं को यह जिम्मा था। और उस जो सैनिक कमांडर था, ठीक है, जो सैनिक कमांडर था उनको क्या कहा जाता था, दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, हुलिया और प्रथा का रिकॉर्ड कौन रखेगा, दीवाने अर्ज रखेगा। देखिए यहां विकल्प में दीवाने इंशा है। दीवाने इंशा क्या था,
तो दीवाने इंसा एक पोस्टल डिपार्टमेंट था, यानी राजा का पत्राचार। तो राजा यानी किसी अन्य क्षेत्रों से अगर पत्राचार करते हैं तो वह कौन सा विभाग करेगा? दीवाने इंसा करेगा। ठीक है। दीवाने रियासत क्या होती थी? तो दीवाने रियासत जो था यह ऐसा विभाग था जो बाजार पे नियंत्रण रखेगा। ठीक है। बाजार पे नियंत्रण का मतलब हो गया कि बाजार में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी उत्पन्न हो रही है, बाजार में जो खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा मूल्य, ठीक है, ना ले पाए, उसके लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवाने रियासत। ठीक है। और विकल्प डी में देखिए क्या है हमारा? दीवाने विजारत। दीवाने विजारत क्या था? तो वह जो राजा थे, ठीक है, अलादीन खिलजी का जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, वही उसी को क्या कहता था? दीवाने विजारत। यानी आज का जो पार्लियामेंट है उस समय अलादीन खिलजी का क्या था? दीवाने विजारत हुआ करता था। 36 में आइए, कहता किस दिल्ली सुल्तान द्वारा पुरुषों के अपराध का बदला स्त्रियों और उसके बच्चों से लेना शुरू किया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था अपनाई कि यदि कोई क्या करता है कि भ्रष्टाचार या शासक के खिलाफ विद्रोह करता है तो उसका बदला किससे लिया जाएगा? उसके परिवार और यानी उसकी वाइफ से, उसके बच्चों से लिया जाएगा। तो यह हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? तो देखिए यहां यूरोप और एशिया को जो अलग करेगा वह है यूराल पर्वत। बीच में यूराल पर्वत है जो एशिया को क्या करता है? यूरोप से अलग कर देता है। ठीक है। यहां पर जो नदी है, देखिए वोल्गा नदी है, तो वोल्गा नदी का अपवाह बेसिन, यानी वोल्गा नदी कहां पे बहेगा? तो वोल्गा नदी जो है रशिया में बहती है। ठीक है। फिर है हमारा मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा जो है वह रिनगिट है। ठीक है। क्या है मलेशिया की मुद्रा? रिनगिट। और बाट जो है वह कहां की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है। डॉलर तो पता है कि डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है, और जितने भी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेडिंग जो करते हैं, ठीक है, विदेशी व्यापार किसके माध्यम में किया जाता है? तो आपके डॉलर के माध्यम से किया जाता है। फिर एक कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे पहले जानेंगे कर्क रेखा की अवस्थिति। तो कर्क रेखा की अवस्थिति जो है वह भूमध्य रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा से कहां पर है? उत्तर की ओर में अवस्थित है। तो यहां पे देखें जरा, यह हो गया, यह हमने एक ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री है, यह हमारा क्या है? यह विषुवत रेखा है। ठीक है। और यहां से यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, 23.5 डिग्री पे, ठीक है, जो रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है वही हमारा क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। ठीक इसके विपरीत विषुवत रेखा से साउदर्न में, दक्षिण में जो 23.5 डिग्री काल्पनिक रेखा खींची गई है वह हमारा क्या कहलाएगा? मकर रेखा कहलाएगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा से कौन सा देश नहीं गुजरता है? तो देखिए यहां पे यहां है गुजरता है। कर्क रेखा कहां से गुजरती? तो ओमान से कर्क रेखा गुजरती है। ब्राजील, देखिए ब्राजील से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, ब्राजील से क्या गुजरेगा? विषुवत रेखा गुजरेगा। ठीक है। थाईलैंड से भी आपका विषुवत रेखा गुजरता है। फिर 40 नंबर प्रश्न में आइए, कहता है नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो नारंगी का जूसी हेयर, यानी नारंगी का जो फल होता है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं? जूसी हेयर बोलते हैं। नारंगी मतलब संतरा, ऑरेंज। ठीक है। और उसी को हम लोग खाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा जूसी हेयर। 41 में आइए, कहता है कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यह क्या दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 वार्षिक यानी कि 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। फिर कहता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो जब यूएनओ की स्थापना हो जाती है उसी समय भारत भी, ठीक है, यूएन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है, तो भारत भी इसका सदस्य कब बनता है? 1945 में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, 43 में कहता है थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो देखिए थर्मामीटर का आविष्कार जो है 1714 में होता है। ठीक है। और थर्मामीटर में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पारा भरे जाते हैं। ठीक है। यानी सामान्य तापमान को नापने के लिए पारा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान को नापना हो, ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे कि सूर्य की टेम्परेचर को नापना है तो क्या प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन गैस के द्वारा प्रयोग किया जाता है।
फिर 44 में आइए, कहता है बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो देखिए महाराष्ट्र में जो है वो बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर दिए गए विकल्प में अगर सीक्वेंस से लगाने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरे नंबर पे यूपी आएगा, तीसरे नंबर पे बिहार आएगा और फिर चौथे नंबर पे उत्तराखंड आएगा। यानी कि पूरे भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म कहां माना जाता है लोगों के द्वारा? महाराष्ट्र में। 45 में है लव म्यूजियम किस देश में? तो लव म्यूजियम जो है फ्रांस में अवस्थित है। यानी उनको जो कपल्स होते हैं उनकी दृष्टिकोण से, यानी कि एक जो कपल्स के लव्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, वहां पर क्या एक म्यूजियम बनाया गया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लव म्यूजियम बोलते हैं। फिर देखिए 46 में कि कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? ठीक है, तो यहां पे देखिए कॉपी टेक्स्ट करना, कॉपी टेक्स्ट का कंप्यूटर का काम है। उसके बाद है एक्सेप्ट यूनिट, ये भी काम करता है, प्रोसेस डाटा ये भी काम करता है, लेकिन सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। तो 46 का डी हो गया। 47 में कहता है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर पाया जाएगा। फिर कहता है 48 में है 1 टेराबाइट मेमोरी होता है। तो देखिए यहां पे जो विकल्प दिया गया है 10, 100, 24 और इसको कितने टाइम्स में लिखा गया है? 4 टाइम्स लिखा गया है। 10, 100, 24, 10, 100, 24, 10, 100, 24। तो यह बराबर क्या हो जाता है? हमारा टेराबाइट हो जाता है। ठीक है, 49 में आइए, कहता थर्मल प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। तो थर्मल प्रिंटर में हम लोग रिबन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि लेजर प्रिंटर में हम लोग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हम लोग स्याही का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे थर्मल प्रिंटर में रिबन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेजर प्रिंटर में पाउडर का यूज करेंगे और डॉट मैट्रिक्स में हम लोग स्याही का यूज करेंगे। 50 नंबर प्रश्न में आइए, कहता है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहां पे विकल्प में है डुअल कोर है, i7 है, सेलेरॉन है। ठीक है, जबकि एंड्रॉइड जो है वह मोबाइल की विशेषता है, ठीक है, ना कि कंप्यूटर के फीचर से, इसलिए कंप्यूटर में एंड्रॉइड नहीं होता है। ठीक है, तो यह हो गए हमारे पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, तो आप लोग और डिस्कशन पाने के लिए, ठीक है, जुड़े रहिए देवकी आईएएस एकेडमी के साथ। और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इनसे लाभान्वित हो सके। ठीक है, और पेपर का डिस्कशन जो है आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। थैंक यू।